जय माता दी, नमस्कार। शुरू हो रहा है क्रिकेट का त्योहार। हाँ जी हाँ, त्योहारों का सीजन चल रहा है। जो इस्लाम में थोड़ा सा बिलीव करते हैं, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, नवरात्रे भी आने वाले हैं 3-4 दिन में, फिर बैसाखी भी है और इधर आ गया अपना क्रिकेट का त्योहार। तो मतलब सबके पास सब कुछ ना कुछ है सेलिब्रेट करने के लिए। मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन तो आपको पता है कि आईपीएल शुरू होने से एक आध दिन पहले ज़्यादा ही काम हो जाता है, इसलिए टाइम नहीं निकाल पाया। उसके लिए सॉरी। खैर, कोशिश फिर एक बार रहेगी कि यहाँ से कंसिस्टेंसी मेंटेन की जाए, लेकिन जब भी मैं ऐसा बोलता हूँ कर नहीं पाता हूँ। खैर, पहला मैच है कोलकाता और बेंगलोर का। दोनों टीमों के चर्चे आपने सुने ही होंगे। जब जब ये मैच होता है कोलकाता और बेंगलोर का, तो थोड़ा सा पारा भी हाई हो जाता है और शायद इसीलिए पहला मैच ही इन दोनों का करा दिया गया है। कोलकाता में मैच है। एक छोटी सी बुरी खबर भी है, और बुरी खबर से शुरुआत करते हैं कि बारिश की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 3-4 दिन में इतनी बारिश हुई है कि ग्राउंड पूरा का पूरा जो है वो सफ़ेद चादर में, मतलब जो कवर होते हैं उसमें ढका गया है। अच्छी बात इसमें यह है कि कोलकाता भारत के उन चुनिंदा ग्राउंड्स में से एक है जिसको पूरा ढका जाता है। मतलब इधर बारिश खत्म हुई और उधर आप आधे घंटे के अंदर गेम स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो बिरले जो ग्राउंड है ना भारत में, जो पूरे ढक दिए जाते हैं, एक बूंद पानी ग्राउंड पे नहीं जाता है, नीचे कवर हटाओगे तो सूखा ही निकलेगा, वैसा वाला है। तो उम्मीद है कि अगर पूरा 20 ओवर का नहीं तो आपको 5 ओवर, 8 ओवर, 10 ओवर, 12 ओवर का गेम देखने को मिल जाएगा। और फिर भगवान भी थोड़े इतने निर्दयी तो नहीं हो सकते ना कि यार, मतलब लोग इंतजार करते हैं साल से साल आईपीएल के लिए और मैच ही ना हो। खैर, तो ये तो रही ग्राउंड की बात, सॉरी वेदर की बात। ग्राउंड पे आ जाते हैं। ईडन गार्डन्स में पिछले कुछ समय में ये हुआ है कि थोड़ा सा स्कोरिंग रेट बढ़ने शुरू हुए। हालांकि इम्पैक्ट प्लेयर उसके पीछे एक बड़ा कारण है, लेकिन जिस तरीके का क्रिकेट आजकल खेला जा रहा है वो भी एक रीजन है। और पिछले साल काफी सारे हाई स्कोरिंग मैच हमने देखे, और उसके पीछे जो मेन रीजन था वो ये था कि इनकी जो ओपनिंग जोड़ी थी केकेआर की, साल्ट और नारायण की, उसने बड़ा अच्छा किया था। फिर वेंकटेश ने अच्छा किया था, पीछे रसल अच्छा कर रहे थे, रिंकू ने अच्छा किया। इस बार भी हो पाएगा क्या, ये बड़ा सवाल है। सबसे पहले बात करता हूं मैं प्लेइंग 11 की। अच्छा, वीडियो में बहुत एडिटिंग आज आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे शूट कर रहा हूँ। जो फैंटेसी टीम होगी उसका स्क्रीनशॉट जरूर एडिटिंग में डाल दूंगा मैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। प्लेइंग 11 और बाकी जो इक्वेशंस हैं उनको थोड़ा ऐसे ही समझिएगा विदाउट ग्राफिक्स। तो केकेआर का जो प्लेइंग 11 मुझे ये लग रहा है कि ओपन पे नारायण आएंगे, पक्की बात है। उनके साथ बहुत लोग कह रहे हैं कि डिकॉक करेंगे ओपनिंग, लेकिन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि आजिक के रहाणे ओपनिंग करेंगे, डिकॉक 3 नंबर पे खेलेंगे। क्योंकि देखो, डिकॉक को रन बनाने के लिए पावर प्ले की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वो यार अब फील्ड खुला हुआ है तो अब रन नहीं बना सकता, वो कभी भी बना सकता है। रहाणे एज ए ओपनर बहुत इफेक्टिव साबित होंगे जब फील्डर क्लोज इन होंगे। जैसे ही फील्ड खुलेगा तो रहाणे का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा डिप होता है। इन दैट केस जो मेरा अपना समझ है, और चंद्रकांत पंडित है वहां कोच, ब्रिलियंट आदमी है, खिलाड़ी को कैसे इस्तेमाल करना है उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आप क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, विदर्भा की टीम को नीचे से उठा के ऊपर चैंपियन बना दिया था रणजी में, एमपी को फाइनल तक ले गए थे, इनफैक्ट एक सीजन शायद जीते भी थे। तो उनका रिकॉर्ड ऐसा ही है, वो जानते हैं प्लेयर को कहाँ यूज करना है। तो मेरा अपना ओपिनियन ये कहता है कि ओपनिंग जो करेंगे वो करेंगे रांझिक के रहाणे, और फिर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का भी है नारायण के साथ। 3 नंबर पे आ जाएंगे डिकॉक, ज्यादा भी फर्क पड़ता नहीं। 4 पे वेंकटेश अय्यर, 5 पे रिंकू सिंह, 6 पे रसल, 7 पे रमनदीप, फिर उसके बाद हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, स्पेंसर जॉनसन, और आपका एक प्लेयर कौन रह गए, एक और कोई रह गए, बता देता हूँ एक बार, याद आ जाएगा। साल्ट याद आ रहे हैं यार, साल्ट तो रहे नहीं उधर, साल्ट तो दूसरे खेमे में पहुंचे हैं। तो आपका है, मैं देख ही लेता हूँ यार, एक प्लेयर में भूल गया शायद, या हो गया 11, देख लेते हैं फटाफट से। मैंने लिखा तो था, नहीं कोई नहीं रहा। नारायण हो गए, रहाणे हो गए, डिकॉक हो गए, वेंकटेश हो गए, रिंकू हो गए, रसल हो गए, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, स्पेंसर जॉनसन। अब इम्पैक्ट प्लेयर की बात आती है। इम्पैक्ट प्लेयर में इनके पास बैटिंग में 2 अच्छे बैटर हैं, अंकुरिश रघुवंशी और उसके अलावा मनीष पांडे। लेकिन होता क्या है ना आईपीएल में कि स्टार्टिंग में जो मौका दिया जाता है वो दिया जाता है एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को जिसका नाम बड़ा हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंकुरिश से आगे मनीष पांडे को यूज करेंगे ये, और प्रैक्टिस में भी हमने सुना है कि बड़े लंबे लंबे छक्के पांडे जी मार रहे थे, वो भी एक कारण है। जहां तक बॉलिंग की बात है, पेसर्स इनके पास ऑलरेडी इस लाइनअप में 4 हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये 5वां पेसर लेके आएंगे एज एन
इम्पैक्ट प्लेयर। स्पिनर की तरफ जा सकते हैं क्योंकि नारायण है, वरुण है, तो वो फिर मयंक मार्कंडे का केस बन जाता है एज ए इम्पैक्ट प्लेयर। तो ये कहानी थी केकेआर की। अब कहानी बता देता हूँ आरसीबी की। तो जो केकेआर के पुराने ओपनर थे फिल साल्ट साहब, वो पहुंच गए आरसीबी में, वो ओपन करेंगे, उनके साथ विराट कोहली रहेंगे। 3 रजत पाटीदार खेलेंगे, 4 नंबर जैकब बेथेल। अब जैकब बेथेल जब खेलेंगे अगर फिट हों, हालांकि रिपोर्ट्स ये हैं कि वो बॉलिंग भी कर रहे हैं नेट्स पे, बैटिंग भी कर रहे हैं, मतलब पूरी तरह फिट है। अगर फिट होंगे तो टिम डेविड से आगे उनको मौका मिलेगा। इन दैट केस 4 नंबर पे जैकब बेथेल खेलेंगे। अगर नहीं फिट हुए तो 4 पे जीतेश आ जाएंगे, फिर पीछे दूसरे प्लेयर्स आएंगे। तो 5 पे फिर जीतेश शर्मा, 6 पे लियाम लिविंगस्टोन। तो बेथेल नहीं खेले तो होगा क्या, ये एक एक आगे खेल जाएंगे और 6 पे फिर खेलेंगे टिम डेविड। उसके बाद कृणाल पांड्या 7 पे। 8वें नंबर पे बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइस मैं बता रहा हूं, मनोज भेंडागे। मुझे नहीं पता आरसीबी इनको मौका देगा कि नहीं देगा, क्योंकि पिछले साल भी पूरे सीजन बेंच पे बिठा के रखा था, एक भी मैच नहीं दिया था। कर्नाटका प्रीमियर लीग में इस साल 200 का स्ट्राइक रेट था इस लड़के का। डेथ में बॉलिंग करता है, यॉर्कर बढ़िया है, स्लोअर बाउंसर बहुत अच्छे है इसके पास, और अच्छा मिक्सअप करता है स्पीड में। और जो आरसीबी की बॉलिंग है ना, उसमें डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट की जरूरत है। तो भेंडागे को अगर ये ग्रूम करेंगे अच्छे से तो वो रोल वो भाई बड़े अच्छे से विद परफेक्शन प्ले कर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो मौका देना चाहिए। अगर नहीं देते इनको मौका तो ऊपर फिर 3 नंबर पे देवदत्त पडिक्कल को खिला सकते हैं, बाकी सब एक एक नंबर नीचे चले जाएंगे। भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड और आपका सुयश शर्मा। जॉस हेजलवुड की जगह भी मैं चाहता हूं कि यार भुवनेश्वर और हेजलवुड एक जैसे प्लेयर है दोनों। आपको नहीं चाहिए 2 बॉलर जो स्विंग करते हो। इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं कि हेजलवुड को बैठाइए, नुवान तुषारा को लाइए। नुवान तुषारा डेथ में पीछे 3 ओवर डाल देंगे तो आपकी काफी मदद हो जाएगी। तो ये कहानी आरसीबी की है। इंपैक्ट प्लेयर में देवदत्त पडिक्कल को यूज कर सकते हैं बैटिंग में, बॉलिंग में स्वप्निल सिंह को यूज कर सकते हैं। आपको याद होगा पिछले साल इनके गोल्डन आर्म थे कि जिस मैच में बॉलिंग करने आते थे पहले ओवर में विकेट लेते थे और आरसीबी वो मैच जीत जाता था। तो स्वप्निल सिंह है। और एक और बढ़िया ऑप्शन है इनके पास रसिक दार सलाम के रूप में। पिछले 1 साल में रसिक का जो प्रदर्शन रहा है बहुत जबरदस्त रहा है, तो रसिक दार सलाम भी एक बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। जहां तक इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात है तो देखिए सुनील नारायण 4 ओवर आपके पक्के, और भाई ओपनिंग करेगा, आरसीबी के खिलाफ वैसे भी अच्छा खेलता है तो बैंक है बिल्कुल। रसल दूसरी चॉइस। हर्षित का रिसेंट फॉर्म बड़ा अच्छा रहा है। वेंकी अय्यर 24 करोड़ में आए, आई होप कि उसका जैसा सीजन भी हो। आरसीबी की तरफ जाओ, भुवनेश्वर और विराट पे तो ये टीम डिपेंडेंट है, कैप्टन रजत पाटीदार पे भी बहुत कुछ डिपेंड है। और जैकब बेथेल को अगर 4 पे खिलाते हैं, थोड़ी सी बॉलिंग देते हैं, क्योंकि स्पिन में थोड़े इशू है आरसीबी को, तो बेथेल से इनको लगातार बॉलिंग चाहिए होगी। लियाम लिविंगस्टोन और बेथेल जो है जिन पिचेज पे थोड़ा टर्न ज्यादा करेगा वहां ज्यादा गेंदबाजी करते दिखाई देंगे आपको, तो वो भी दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब चलते हैं फैंटेसी की तरफ। लेकिन मैं बता दूं फैंटेसी आपको खेलना कहाँ है। अब देखो बड़े सारे प्लेटफॉर्म मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको क्लासिक फैंटेसी खेलनी है जो होती है। तो भाई विजन 11 अपना जिंदाबाद है, हमेशा से हम वहीं खेलते आए वहीं खेलेंगे। उसके बाद आजकल ओपिनियन ट्रेडिंग का बड़ा कम चल रहा है, तो ओपिनियन ट्रेडिंग के लिए एक ऐप है हाँ ना के नाम से, वहां खेलो आराम से, बढ़िया आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके आंसर्स आप पुट करके दे सकते हैं। और विजन 11 वालों का ही है, तो वैसे भी ऑथेंटिसिटी को लेके बिल्कुल आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। तीसरा एक और है, तीसरी है फैंटेसी यात्रा। और वो क्या है, वो एक बड़ी कमाल की चीज है कि 1 करोड़ सबको जीतने, ठीक है। अब 1 करोड़ जीतने के लिए अब तक ये होता था ड्रीम 11 पे जाओ और भाई वहां जाके इतने सारे करोड़ों टीमों के बीच में जाके घुस जाओ। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे है लेवल, 22 लेवल है। और 22 लेवल में है क्या, एक लेवल पे आपको एक ओपोनेंट मिलेगा। आपने लेवल 1 खेले, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट लेवल 1 का है मात्र 25 रुपए। 25 रुपए पे लेवल 1 में आप खेल जाओगे, जीते लेवल 2 पे पहुंच जाओगे। लेवल 2 पे भी आपको 25 रुपए देने होंगे, ठीक है। जब लेवल 2 आप जीत जाओगे, लेवल 3 पे पहुंच जाओ, उसके बाद लेवल 22 तक आपको कोई पैसा नहीं देना। बीच बीच में जो पड़ाव है, जैसे 14वें पड़ाव पे पहुंचेंगे, लेवल 14 पे पहुंचेंगे तो आपको तकरीबन 25,000 मिल जाएंगे। अब 18 पे पहुंचोगे तो 1 लाख मिल जाएगा, 20 पे पहुंचोगे 25 लाख मिल जाएंगे, 21 पे पहुंचोगे 50 लाख मिल जाएंगे, और 22 पे तो 1 करोड़ है ही। ऐसा कुछ उसका पूरा है, ऑथेंटिक है, लीगल है। एक्सचेंज 22 एक ऐप हुआ करती थी, उनकी है, तो कहीं कोई कंसर्न नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन काटने से बेटर ये है कि एक मैच में आप प्लान करो, अजीब सी टीम बना दो कि 1 करोड़ जीतेंगे, बेटर ये फैंटेसी यात्रा पे खेलो, ठंडे दिमाग से खेलो, बढ़िया टीम बनाओ पूरे स्किल के साथ, पूरी नॉलेज के साथ, और फिर उसको लेवल बाय लेवल
आप करते रहो। मल्टीपल कीज के साथ भी आप खेल सकते हैं, जैसे लेवल 1 की आप 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप मान लो 5 हारे 5 जीते तो भी लेवल 2 पे 5 टीमों के साथ आप पहुंच जाएंगे। तो अगले मैच में उस 5 से तीसरे लेवल पे जाने की गुंजाइश रहेगी। उस तरीके का जैसे आपका बजट हो उसके हिसाब से आप खेल सकते हैं। सारी एप्स के जो लिंक है 1 बाय 1 मैंने डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिए हैं। साथ ही जुड़ जाना मेरे टेलीग्राम चैनल से, ताकि आपको टॉस के बाद एक अपडेटेड टीम आपको मिल जाए। और ये को इंतजार मत करना कि मैं अलग अलग ऐप के अलग अलग स्क्रीनशॉट पोस्ट करूंगा, नहीं, एक स्क्रीनशॉट पोस्ट करूंगा और समझ लेना वही टीम है। हालांकि जहां तक बात है तो उसके 2-3 क्वेश्चन मैच के दौरान मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो उसके लिए भी आपको जुड़ना है कि क्या क्वेश्चन आपको पुट करना है, क्या उसमें यस नो रखनी है। ठीक है, अब फैंटेसी टीम पे आ जाते हैं, क्योंकि उसका आपको बड़े बेसब्री से इंतजार होगा। वीडियो चाह रहा था छोटी बनाऊं, फिर भी देख रहा हूं कि 11 मिनट की तो हो चुकी है और अभी 2-3 मिनट तो लग ही जाएंगे, जाते चाहते भी लंबी होगी। खैर, तो विकेट कीपर 3-4 तो खेलेंगे भाई, आपका डिकॉक भी खेलेंगे और आपका जीतेश शर्मा भी खेलेंगे, साल्ट भी खेलेंगे, लेकिन जीतेश को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ अभी, डिकॉक और नारायण के साथ जा रहा हूँ। एक तो बारिश को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बारिश अगर आएगी तो टॉप 4 से नीचे बैटर आपको लेने नहीं है, छोटा गेम हुआ तो। दूसरी बात यह कि अगर हाई रन स्कोरिंग गेम हुआ, अगर पूरा गेम हुआ तो रन हाई स्कोरिंग गेम होगा। अब हाई स्कोरिंग गेम होगा तो भी टॉप 4 ही फायर करेगा। नंबर 5-6 के प्लेयर कभी मैच को 250 का नहीं बनाते हैं, तो इसलिए भी डिकॉक और नारायण के साथ जा रहा हूँ। बैटिंग में मेरे 3 ऑप्शन है, कोहली है, रजत पाटीदार है और वेंकटेश अय्यर है। 3 ही मेरे ऑलराउंडर हैं, जिसमें आपका नारायण है और नारायण मेरे कैप्टन रहेंगे। कोहली वहां मैंने वाइस कैप्टन बना दिए हैं, क्योंकि टीम को अपने साथ लेके चलेंगे। उनके साथ जो दूसरे ऑलराउंडर्स हैं, आंद्रे रसल जरूर चाहिए आपको। इनका जो वैल्यू है वो हाई स्कोरिंग गेम में, छोटे गेम में बहुत बढ़ जाती है। तीसरे ऑलराउंडर रहेंगे कृणाल पांड्या, क्योंकि क्लच प्लेयर का काम आरसीबी में वो करने वाले हैं, ओवर तो पक्का 4 डालेंगे, 7 नंबर पे बैटिंग भी करेंगे। एट टाइम्स आप उनको प्रमोट होता भी देखेंगे, जब आरसीबी की बैटिंग थोड़ी ऊपर नीचे होगी तो कृणाल पांड्या आपको 5 पे दिख जाएंगे, 4 पे दिख जाएंगे। फिर उसके साथ बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और भुवनेश्वर कुमार के साथ मैं जा रहा हूं। ये है आपकी फैंटेसी टीम इस मैच की। जैसा मैंने बताया है, उन ऐप्स पे जुड़ जाना। कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, पूछ लेना। उसके अलावा टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना अपडेटेड टीम और क्वेश्चंस के लिए। हमारी मुलाकात, कोशिश तो करूंगा, इस बार वादा नहीं कर रहा कि हर मैच में होती रहेगी, अगर मैं मैनेज कर पाया तो, वरना भाई टेलीग्राम तो है ही, हर मैच की टीम वहां तो आएगी आएगी। तो इसलिए भी जुड़ जाना कि अगर एनालिसिस ना दे पाऊं तो टीम एटलीस्ट वहां पहुंच जाए। ठीक है, बाकी चलो मिलते रहेंगे। जय माता दी।